हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द सरफेस। दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी की जान बचाने के लिए उसके करीब जाए पर कुछ ही देर बाद आप खुद को उस जगह पर फंसा हुआ पाए, आएगा ना आपको गुस्सा। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। जोनस नाम का आदमी, जिसको हम सुबह उठते हुए देखते हैं हर दिन की तरह, वो आज भी चिड़ियों को खाना डालता है, शेव करता है, फिर अपने लिए तैयार होने लगता है और फिर गैराज जाकर कार को बाहर निकालता है, जिसके पीछे एक बोर्ड भी है जो उसके डैड की है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी कमी हमेशा जोनस को सताती है क्योंकि वो उनसे सबसे करीब थे। अब इसके बाद वो उस कार को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है, पर रास्ते में उसे वो दिन याद आता है जब उसके डैड के साथ वो सड़क हादसा हुआ था। वो वहां पहुंचकर अपने दादाजी से कहता है कि उसने आज डैड की बोट निकाली है, वो उसे चलाने वाला है। ये सुनकर वो हंसने लगते हैं और फिर बाहर निकलते हुए उसे बिल दिया जाता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, ना घर, ना परिवार, ना पैसे, ना जॉब। इसीलिए वो उस बोट को लेकर थोड़ी देर के लिए पोर्ट पर जाता है, जहाँ पर कुछ उसी की उम्र के लोग मौज मस्ती कर रहे थे। पर जोनस अपनी बोट को लेकर पोर्ट से बाहर दूर निकल जाता है और फिर ड्रिंक करते करते सफ़र का मज़ा उठाता है। पर रुकिए, इतनी जल्दी मज़ा नहीं आने वाला, अभी तो यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है। जैसे कि वो अपनी बोट की स्पीड को बढ़ाता है, कोई बड़ी सी चीज़ उसे टकरा जाती है, जिससे उसकी बोट रुक जाती है और वो किनारे पर आकर देखता है तो किसी प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा लग रहा था। वो थोड़ी और करीब जाता है तो उसे वहाँ एक बड़ा सा प्लेन क्रैश हुआ मिलता है, जिसके पास में उसका पायलट भी था, जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में था। वो फौरन उसके पास जाता और उसे खींचकर अपनी बोट पर बैठा लेता है। उसके हाथ पर बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, इसीलिए वो उस पर सबसे पहले एक कपड़ा बांध देता है और फौरन बोट को स्टार्ट करके जाने लगता है। लेकिन दोस्तों, उस टक्कर के बाद बोट के परपेंडिकुलर खराब हो चुके थे और जितना भी फ्यूल था सब बह गया था। इसीलिए अब ये बोट यहाँ से खिसकने वाली तो है नहीं। इसी बीच वो घायल आदमी बहुत ही अजीब हरकत करता है। वो जोनस को चाकू दिखाकर धमकाना शुरू कर देता है और किसी बैग का जिक्र करता है। जोनस पूछता है कि किस कलर का वो बैग था, तो वो उससे कहता है कि वो रेड कलर का था। तो वो कहता है कि रेड का, तो जोनस उसे एक बैग देता है जो उसे पानी में गिरा हुआ मिला था। वो उस बैग को लेकर छुपा लेता है, लेकिन फिर भी वो चाकू दिखाना बंद नहीं करता। तब जोनस कहता है कि लगता है कि तुम ऐसी जगह से हो जहाँ पर लोगों की मदद करने पर उन्हें चाकू दिखाया जाता है। तब जाकर वो आदमी उस चाकू को हटा लेता है, जिसके बाद जोनस फिर से बोट को शुरू करने की कोशिश करता है। वो ऐसा कई घंटों तक करता रहता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं था क्योंकि फ्यूल तो है ही नहीं, तो बोट स्टार्ट कैसे होगी। अभी वो आदमी कहता है कि उसके चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है। जोनस बताता है कि शायद तो पानी में काफ़ी देर रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम्हारी बॉडी के अंदर पानी भर गया होगा या फिर तुम्हें ठंड लग गई होगी। कुछ देर के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो जोनस उसे उसका नाम पूछता है और ये भी कि वो कहाँ से है। तो वो इंसान बताता है कि उसका नाम क्लार्क है और वो मिशिगन से है। जिसके बाद वो लोग वेस्ट की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब इन्हें किसी पोर्ट तक जाने के लिए सिर्फ पैडल ही करना होगा, जो अकेले जोनस तो कर नहीं सकता। उसके अंदर जितनी ताकत थी वो उतना जोर तो लगाता है। इसी बीच क्लार्क उसे पीने के लिए कुछ मांगता है, तो वो उसे पानी की कुछ बोतल देता है जो वो अपने साथ लेकर आया था। उनके साथ साथ कुछ खाने का भी था जो कि खराब हो चुका था क्योंकि वो उसके डैड के ही हाथ का इस बोर्ड पर रखा था। क्लार्क ये सुनकर उन्हें फेंक देता है। तभी अचानक से उसके हाथ में काफी दर्द होने लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने मेरी घड़ी को उतारा है। वो मना करता है। तब वो उसे बाहर निकालने को बोलता है, जो कि वो निकाल देता है और फिर तब उसे पता चलता है कि वो उस घड़ी की मदद से डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। वो फिर से पैडल करना शुरू करते हैं। दोनों बातें करते हैं, जिसमें जोनस बताता है कि अगर उनके पास पानी खत्म हो गया तो वो यहाँ के पानी को पी सकते हैं। लेकिन क्लार्क कहता है कि लगता है कि तुम पागल हो गए हो, ये पानी किसी जहर की तरह तुम्हारी बॉडी में जाते ही काम करेगा। पर जोनस का कहना था कि ये पानी फिल्टर है, इसीलिए वो उसे पी सकते हैं। उसकी बातें सुनकर क्लार्क उसे पागल समझता है, इसीलिए कुछ कहता नहीं। अब थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत और ख़राब होने लगती है, यहाँ तक कि उसे 2-3 बार उल्टियाँ भी होती है। इसीलिए जोनस और पानी देता है पीने को। फिर क्लार्क उससे कहता है कि लगता है कि हम गलत जा रहे हैं, सूरज की ओर हाथ करो और फिर उसी की ओर आगे बढ़ते रहो, जो कि वो मान भी जाता है। लेकिन यहाँ हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि वो किसी इंसान का जिक्र कर रहा था। वो किसी भी समय यहाँ तक पहुँच सकते हैं, चाहे कुछ भी कर ले। ये बोलकर वो उस रेड बैग को अपने सीने से लगा लेता है, जैसे कि उसमें बहुत ही कीमती सामान हो। कई घंटे बीत जाते हैं पर वहाँ कुछ भी नहीं था। क्लार्क उसे सुनाता है क्योंकि वो बिना किसी रेडियो फ़ोन के यहाँ तक आ गया और अगर इसमें से कुछ भी उसके पास होता तो वो उसे कांटेक्ट कर सकते थे।
हालांकि फ़ोन तो क्लार्क के पास भी है, लेकिन अब वो बंद पड़ चुका है। जब तक उसमें से पानी बाहर नहीं निकलता तब तक वो किसी भी काम का नहीं है। दोनों ही अनजान हैं, इसीलिए उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जोनस पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्रैश हुआ कैसे, तो वो बताता है कि मैं स्टंट कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर फंस गया। पर उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता, मतलब प्लेन से स्टंट करना। वहीं जोनस बताता है कि वो एक वेयर हाउस में सुपरवाइजर की जॉब करता है। उसके मॉम डैड नहीं है, एक दादी है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका इतना ज्यादा बिल बन गया है कि उसे भरने की मेरी औकात नहीं है। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि असल में क्लार्क अपने प्लेन को पानी के बहुत ही करीब उड़ा रहा था, क्योंकि उसका मीटर खराब हो चुका था और रात के समय में इतना फॉग होता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। और जब अगली सुबह हुई तो उसने खुद को पानी के बीच में पाया। जोनस उसे पूछता है क्या तुम्हारी कोई फैमिली है, तो वो बताता है कि हाँ मेरी वाइफ है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग एक अच्छे से घर में रह सके, अच्छा खा सके, इसीलिए मैंने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। उस दिन मुझे मेरे बॉस ने ये बैग दिया और कहा कि इसे सही सलामत पहुंचा देना, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। और तब मैं इसे लेकर निकल गया, पर मुझे नहीं पता था कि रास्ते में ऐसा कुछ होने वाला है। तभी उन्हें एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है जिसकी मदद मांगने के लिए वो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। तब जोनस बोट में रखी एक फ्लेयर को चलाने के लिए ऊपर करता है, पर न जाने कैसे वो पानी में गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए जोनस भी पानी में कूद जाता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ जितना भी जोनस साथ में खाने के लिए सामान लेकर आया था वो सब खत्म हो चुका है, इसीलिए अब वो मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं। पर वो उन्हें खाए तो खाए कैसे, क्योंकि उनके पास उन्हें पकाने के लिए कोई भी साधन थोड़ी है। इसीलिए क्लार्क उसे फिर से पानी में छोड़ देता है और कहता है कि शायद कोई मसीहा बनकर हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगा, जैसे कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था। अगर मैं नहीं आता तो शायद तुम मर जाते और मैं कभी इस मुसीबत में फंसता ही नहीं। तो क्लार्क कहता है कि इसी को करिश्मा कहते हैं, जो हमें बताता है कि ऊपर वाला जरूर है जो सब कुछ देख रहा है। जब वो लोग थक हार कर बैठ जाते हैं तो क्लार्क बताता है कि वो लोग उसके साथ उसे भी मार देंगे अगर वो उनके साथ कनेक्शन बनाने में असफल रहा, क्योंकि कल इस बैग में एक सील जीपीएस है और वो किसी भी समय यहाँ आते होंगे, क्योंकि ये एयरवे सबसे छोटा रास्ता है किसी भी कुरियर को पहुंचाने के लिए। यहाँ पुलिस भी नहीं होती है। कुछ देर बाद क्लार्क उससे पूछता है क्या तुमने कभी खुद को मारने की कोशिश करी है, तो जोनस कहता है कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी वजह से मेरे डैड की मौत जरूर हो गई, क्योंकि उनकी ट्रक ड्राइवर की जॉब मैंने ही लगवाई थी। क्लार्क उसे समझाता है कि वो तुम्हारी वजह से नहीं मरे, उनका मरना तय था। पर जोनस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। वहीं क्लार्क भी खुद के बारे में बताता है कि कैसे एक दिन उसकी वाइफ और उसकी दोनों की जॉब छूट गई, उनका घर भी चला गया और तब उसने ये बैग पहुंचाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे मिलते हैं। वहीं जोनस कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, कुछ ही दिन बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी, पर एक दिन जब वो रोलर कोस्टर पर राइड करने गई तो ऊपर से गिरकर उसकी मौत हो गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत रोया, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि जिसको जाना होता है वो चला जाता है। तभी अचानक से ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। क्लार्क फौरन उस बैग को ऊपर रख देता है, पर वो लोग उन्हें देख नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। तब जोनस फिर से पूछता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए तुम इतना डर रहे हो, पर यह चीज तो क्लार्क को भी पता नहीं है। उसका कहना था कि जब भी उसे ये बैग मिला है वो हमेशा सील ही रहा है, लेकिन अब जोनस उसे खोलने लगता है, पर क्लार्क मना करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सील लगी हुई है जो अगर खुल गई तो उसे उसके काम के पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा उसका कहना था। पर क्या हो अगर वो जिंदा ही ना बचे, क्योंकि अभी तक तो कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। हम देख पाते हैं कि यहाँ उनकी बोट में होल भी हो चुका है, जिसकी वजह से पानी भरना शुरू हो गया। इसीलिए जोनस आगे रखे सामानों को पीछे रख देता है और फिर पानी को धीरे धीरे करके बाहर निकालना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते समय बीतने लगता है। इन्हें यहाँ पर फंसे रहे एक दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। दोनों कुछ समय तक अनजान थे, लेकिन अब इन्हें एक दूसरे के बारे में काफी अच्छी जानकारी हो गई है। यहाँ जोनस अपने डैड के बारे में बताता है कि उन्हें पानी से बहुत ही ज्यादा लगाव था, लेकिन गरीबी के कारण उन्होंने कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। मैंने उनकी जॉब अपनी कंपनी में लगाई थी। सबको लगता है कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई है, पर ऐसा नहीं था। असल में उन्हें इस काम का एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि मशीन कैसे चलती है, इसीलिए एक दिन सामानों को लोड करते समय वो एक मशीन में कुचल कर मारे गए। ये बोलते ही वो रोने लगता है, पर क्लार्क उसे संभालता और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। लेकिन जोनस कहता है कि इस चीज को हुए बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी मैं उन सब चीजों को भूल नहीं पाया हूँ। यहाँ क्लार्क उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे खुद के डॉग के किस्सों को सुनाने लगता है।
जिससे कि वो हंसने लगता है और फिर वो दोनों बोट से पानी को बाहर निकालते ताकि बोट डूबे नहीं। और इसी दौरान उस रेड कलर के बैग में टिक टिक की आवाज़ आने लगती है और उसे सुनते ही यहाँ क्लार्क की तबीयत और बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो बेहोश होने लगता है तो जोनस उसे किनारे पर बैठा देता और उसे CPR भी देता है। लेकिन अब शायद वो समय आ गया है, तभी उसके जेब में रखा फ़ोन रिंग करने लगता है। जब जोनस उसे उठाता है तो दूसरी साइड से एक आदमी पूछता है, क्या वो तुम दोनों हो जो उस बोट पर हो? तो वो कहता है कि हाँ, हम ही हैं वो दोनों। तब वो आदमी क्लार्क से बात करवाने को कहता है, लेकिन वो तो बात करने की हालत में ही नहीं था, इसीलिए वो खुद ही बात करता है। और तब वो लोग उसे वो बैग फेंकने को कहते हैं। जोनस वही करता है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ एक बोट आकर उस बैग को उठा लेती है और वो चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, इनकी तरफ देखते तक नहीं और इन्हें बचाते भी नहीं। और यहाँ एक अच्छी चीज़ हुई थी, जोनस को फ़ोन मिल चुका था और उसमें नेटवर्क भी आने लगा था, इसीलिए वो सबसे पहले 911 पर कॉल करता है। उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है, कैसे वो बूढ़े पायलट के साथ यहाँ पर फंस चुका है, क्या उनकी मदद करने के लिए कोई आएगा। तो वो उससे उनकी लोकेशन मांगते हैं, लेकिन जोनस को कुछ भी पता नहीं था। उधर क्लार्क की हालत और बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए वो उसकी वाइफ कैली को कॉल लगाता, उसे बताता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो एक बार उससे बात करना चाहता है। वो उसे बात तो करती है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। जोनस नाउम्मीद नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। अब दोस्तों ऐसा होता भी है, वो कुछ ही देर बाद आ भी जाते हैं, जिसके बाद उन्हें बचा लिया जाता। आखिर में हम देखते हैं कि जोनस जाकर सीधा अपनी दादी जी से मिलता है और उनके पास रखी एक एक्वेरियम में एक प्लेन, एक बोट और साथ में 2 आदमियों को भी रखता है, जो कि वो और उसका दोस्त था। उसके लिए हादसा एक सीख थी, जिसने उसे बहुत कुछ सिखाया, अकेलेपन के एहसास तो दिलाया, पर यह भी बताया कि जो कुछ भी होता है वो हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि ऊपर वाले की मर्जी से होता है। उसे जब भी किसी को कुछ देना होगा या फिर कुछ लेना होगा, वो खुद ब खुद ले लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और यही सच जानकर अब उसे जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। ये कहानी एक दोस्ती को दर्शाती है, कैसे 2 अनजान लोग एक साथ मिलकर दोस्त बन जाते हैं और कैसी पूरी दुनिया में कोई भी खुश नहीं है, हर कोई परेशान है, चाहे वो जैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।